हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेज जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के साथ अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। आने वाले एग्जाम के लिए आप एग्जाम को क्रैक कर सको और अपनी सफलता को हासिल कर सको। इसी के साथ आज एक मोटिवेशन लाइन के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जितना आप संघर्ष करोगे उतनी ही प्रकृति पर जाओगे, उतनी आगे जाओगे। जो इसे स्वीकार करता है वह निखर कर आता है, और जो इसे अस्वीकार करता है वो अपने जीवन से भटक जाता है या जीवन से विचलित हो जाता है। इसलिए हमेशा संघर्ष के मार्ग अपनाइए और अपने जीवन को प्रकृति के मार्ग से आगे बढ़ाइए। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी व सबसे लंबी शहरी सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया है? कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी शहरी सुरंग, जो सिटी के अंदर ऐसी सुरंग बनानी है जो सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है, उस सुरंग का उद्घाटन है जो कहां पर किया गया है, इस बात का ध्यान दें। तो इनका उद्घाटन किया गया है ठाणे से बोरीवली। कहां पर किया गया है? ठाणे से बोरीवली है जो इस सुरंग का उद्घाटन किया गया है, जो शहरी क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग में से एक है। क्यों है? क्योंकि देखो महाराष्ट्र के अंदर ये सुरंग है। इनका कौन से राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का एक ठाणे बहुत बड़ा शहर है, वहां से लगाकर बोरीवली तक इनका उद्घाटन किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, जहां से पहले जो ठाणे से बोरीवली जाने का ना जो समय था ना, समय वह 1 घंटे था। लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाएगी, वर्तमान जो समय होगा उनका, तो वो होगा सिर्फ 12 मिनट। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि 1 घंटे की बजाय सिर्फ 12 मिनट के अंदर इस सुरंग को पार कर सकते हैं। और इस सुरंग की जो लंबाई होगी वो लंबाई होगी 11.8 किलोमीटर। कितनी लंबाई होगी? 11.8 किलोमीटर लंबाई होगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंगों में से एक है। इसके साथ ही मैं आगे बताना चाहूंगा कि देखो, जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक जाम से भी इसमें जो ठाणे से बोरीवली के बीच में जो निजात मिलेगी, क्योंकि जो व्यक्ति इस सुरंग के माध्यम से जाना चाहेगा उनको थोड़ा सा टैक्स देना होगा, और जो बिना सुरंग के माध्यम से जाएगा वो हो जाएगा, उसी पुराने रास्ते पर जाएगा। और आधे लोग सुरंग से जाएंगे, आधे लोग वहां से जाएंगे, तो हो सकता है कि काफी ट्रैफिक से भी निजात मिले। और उसके बाद इनको देखो, कब ये बनकर रेडी हो जाएगी? तो 2028 के अंदर ये तैयार होगी। कब होगी? 2028 के अंदर। और इसको बनाने के अंदर कितनी लागत आएगी, इस बात का भी ध्यान रहे कि जो लागत है ना, लागत वो होगी 16,600 करोड़ रुपए। कितने रुपए लागत होगी? 16,600 करोड़ रुपए की लागत से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग बनेगी। और ये बहुत इंपोर्टेंट सुरंग है। कहां से है? सबसे बड़ी भी है और सबसे लंबी भी है। और ये शहरी सुरंग है जिनकी लंबाई कितनी है? 11.8 किलोमीटर। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला, लेकिन मैं कुछ लक्ष्य सीरीज की ओर बढ़ना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य सीरीज है। देखो, यहां पर लिख दो जल डमरू मध्य। क्या लिखो? जल डमरू मध्य
ये किन किन देशों या महाद्वीप को जोड़ता भी है और अलग भी करता है। तो देखो कौन कौन सा जल डमरू मध्य ऐसा है जो कुछ महाद्वीप को तो जोड़ता है और कुछ महाद्वीप को अलग करता है। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि इनके बारे जो आने वाला एग्जाम है ना, एग्जाम के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे एक नंबर है बास जल डमरू मध्य। तो ये बास जल डमरू मध्य किन किन क्षेत्र को जोड़ता है या किन किन क्षेत्र को अलग करता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया प्लस तस्मानिया को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया प्लस तो तस्मानिया है, तस्मानिया को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, लेकिन तो तत्संग जो दूसरा है वो है तसुगारू। बहुत ही इंपोर्टेंट जो जल डमरू मध्य है वो है तसुगारू है, और ये क्या करता है कि जापान को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सा है? तसुगारू। तो तसुगारू जापान और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और इनको देखो डोवर जल संधि, तो डोवर जल संधि क्या करती है? यूनाइटेड किंगडम प्लस यूरोप को अलग करती है। जो यूनाइटेड है ना, यूनाइटेड किंगडम प्लस यूरोप बना, यूरोप महाद्वीप को क्या करती है? अलग। तो इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि जियोग्राफी के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं कि बास जल डमरू मध्य किस किस के मध्य है? तो ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया के मध्य है। तसुगारू किस किस के मध्य है? तो जापान है, प्रशांत महासागर के मध्य है। और डोवर जल संधि यूनाइटेड किंगडम प्लस यूरोप को अलग करती है। क्या करती है? अलग। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस स्थान पर ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? कि राजस्थान का ऐसी कौन सी जगह है जहां पर राज्य सरकार ने, जब राज्य सरकार की आचार संहिता हटने के बाद राजस्थान सरकार एक्टिव हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो केंद्र के इलेक्शन थे लोकसभा के, उस समय भी इन्होंने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब है जो राज्य सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है और एक ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। और वो कहां पर की है? राजस्थान के कोटा में। कहां पर की? राजस्थान के कोटा के अंदर। और इनकी लागत कितनी आएगी? करीबन 1200 करोड़ रुपए इनकी लागत आएगी। और ये बनकर कब तैयार हो जाएगा? ये 3 वर्ष के भीतर ये बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। और ये कहां पर ग्रीन एयरपोर्ट बनेगा? राजस्थान के कोटा में। और राजस्थान को कोटा की क्या कहते हैं? शिक्षा की नगरी कहते हैं। राजस्थान की
शिक्षा की अगर नगरी किसी को कहा जाता है तो कहते हैं कोटा को। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, फीफा रैंकिंग 2024 भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फीफा रैंकिंग 2024 के अंदर है, जो भारतीय टीम है, जो भारतीय फुटबॉल टीम है, उस भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि भारतीय फुटबॉल टीम को 124वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 124वां स्थान मिला है। लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? वो है अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना है जो प्रथम स्थान पर है। लेकिन फीफा का मतलब क्या होता है कि क्या है फीफा और फीफा का क्या मतलब है, इस बात का भी ध्यान रहे कि फीफा का मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल। तो फीफा का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल, इंटरनेशनल डी फुटबॉल। और इनकी कब हुई थी स्थापना? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फीफा। तो फीफा की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 21 मई 1904 के अंदर है जो फीफा की क्या हुई थी स्थापना। इस बात का भी ध्यान रहे। और इनका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल। और उसके बाद देखो इनका मुख्यालय कहां पर है? वो मुख्यालय है पेरिस के अंदर। और पेरिस कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। और इनके अध्यक्ष कौन है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफेंस की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने जरूर आ सकते हैं। और उसके बाद देखो इनके अध्यक्ष हैं, वो है जियानी इन्फेंटिनो। तो जियानी इन्फेंटिनो है जो फीफा के अध्यक्ष हैं। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। हाँ, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। कि भ्रष्टाचार के मामले के अंदर जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो 2023 है, इनको जारी कब किया गया है? तो जारी किया गया है 2024 के अंदर। कब जारी किया गया? 2024 के अंदर जारी किया। और इसमें भारत का कौन सा स्थान है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, क्योंकि बोध जो सूचकांक है, जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के अंदर एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो भारत का स्थान है वो है 13वां। कौन सा स्थान है? 13वां है। कुल कितने देशों में इतने देशों ने भाग लिया है? तो 180 देश थे कुल। और उन 180 देशों में से
जो भारत का स्थान है वो है 93वां स्थान है। और सबसे कम भ्रष्टाचार कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है, वो है डेनमार्क। और देखो हमारे जो पड़ोसी देश है चाइना का कौन सा स्थान है, तो वो है 76वें स्थान पर है चाइना। इस बात का भी ध्यान रहे कि जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है जो 2023 है वो जारी किया गया 2024 के अंदर, लेकिन भारत का कौन सा स्थान है, 93वां स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के साथ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।